हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का ही हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं, प्रीति मंडियाल। आजकल हम कर रही हैं कल्चर स्टडी एंड बहुत माइंड ब्लोइंग तरीके से उसकी रोलर कोस्टर राइड में आगे बढ़ रही हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको यहाँ कल्चर स्टडी जो एक जर्नल था यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, और आज हम आगे बढ़ेंगे एंड ये जो हैंडसम से क्रिटिक हमें दिख रही हैं इनसे आगे आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो प्रश्न है कि भाई ये कौन है, तो ये दोस्तों इनका नेम है हमारा पॉल गिलोरी। नाम आपने शायद पता नहीं सुना होगा या नहीं, इनका नेम है पॉल गिलोरी, ठीक है। एंड आपको पता है पॉल गिलोरी एक हमारे इम्पॉर्टेंट कल्चर क्रिटिक है। जैसे पीछे अभी तक हमने अपने कल्चर क्रिटिक देखे, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस देखे एंड अपने और कौन से देखे थे, स्टुअर्ट हॉल देखे। तो वैसे ही पॉल गिलोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चर क्रिटिक हैं, राइट। और क्योंकि दोस्तों आप प्रीति मंडियाल से पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आप सिर्फ शेक्सपियर और चौसर के फोटो नहीं देखोगे, आप कल्चर स्टडी के हर क्रिटिक का भी फोटो देखोगे दोस्तों। तो ये हैंडसम से जो पर्सन है ये है पॉल गिलोरी। तो देखते हैं, आइए इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा कल्चर में। तो सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लें। तो दोस्तों पॉल गिलोरी ने बेसिकली हमें कुछ बुक्स दी हैं और हमने वो बुक्स के नेम देखने हैं, वो बुक्स कब आई थी, ईयर देखने हैं, और उसमें क्या उन्होंने खास बताया था वो हमने देखना है। पहले पर आप ध्यान से देखो, ये आपको अफ्रीकन लग रहे होंगे, निग्रो टाइप मतलब अफ्रीकन लग रहे होंगे। तो ये एक अफ्रीकन ही पर्सन है और इनकी जो बुक्स हैं वो अफ्रीका के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो थोड़ा सा टिप मैंने इनकी फ़ोटो से आपको दे दिया। तो दोस्तों इनकी जो बुक्स हमने करनी है, एक इनकी बुक है पॉल गिलोरी की द ब्लैक एटलांटिक मॉडर्निटी एंड डबल कॉन्शियसनेस, जो 1993 में आई है, ठीक है। तो एक ये इनकी बुक है, क्या नेम है दोस्तों इसका, ब्लैक एटलांटिक मॉडर्निटी एंड डबल कॉन्शियसनेस, जो 1993 में आई है। फिर दोस्तों खास बात क्या है, ये जो उनकी ये बुक थी जो 1993 में आई थी, इसमें उन्होंने ना बेसिकली डायस्पोरा की स्टडी की बात की है। डायस्पोरा की स्टडी पता क्या होती है, जैसे एक जगह के लोग हैं वो किसी दूसरी जगह जाके बस जाते हैं, तो कैसे वो वहाँ पे सरवाइव करते हैं, किस प्रकार से चीज़ें होती हैं, वो होता है डायस्पोरा। जैसे भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया में बस गए हैं, अमेरिका में बस गए हैं, तो वहाँ पे वो कैसे ढल रही हैं, कैसे चीज़ें कर रही हैं, वो उन्होंने यहाँ पे बताया था। और यहाँ पे उनका मेन फोकस था ब्लैक एटलांटिक के तहत अफ्रीकन्स पे, कि बेसिकली अफ्रीकन्स लोगों के साथ क्या हुआ है। जो अफ्रीका के लोग हैं, जब वहाँ पे और जगह के लोग आके बस गए और वो मिक्सिंग हो गई, और जब बाकी जगह के लोगों ने वहाँ पे आके रूल किया, उनको डोमिनेट किया, तो वो जो चीज़ें होगी, तो अफ्रीकन लोगों के साथ क्या हुआ, बेसिकली उनके कल्चर के साथ क्या हुआ, उनका खान पान, रहन सहन, उनकी सोच कैसे बदली, ठीक है। और दोस्तों फर्दर बात क्या है, जिसमें उन्होंने ब्लैक एटलांटिक करके एक जिक्र किया है। तो ब्लैक एटलांटिक का मतलब क्या है, ऐसा कल्चर जो अफ्रीका, अमेरिकन, ब्रिटिश और कैरेबियन कल्चर सबका मिक्सचर है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अफ्रीका में बाकी जगह के लोग आके बस गए थे, बाकी जगह के लोगों ने आके रूल किया था, वहाँ पे शासन किया था, तो वहाँ पे बहुत सारे कल्चर मिक्स हो गए। अफ्रीका तो खुद वो थे ही, तो वहाँ पे अमेरिकन लोग भी आए, ब्रिटिशर्स भी आए, कैरेबियन कंट्रीज़ के लोग भी आए। तो जो वो मिक्सिंग हो गई, ठीक है, वो जो डिफरेंट चीज़ें मिक्स हो गई, एट द एंड क्या नया कल्चर निकल के आया, कैसे एक नया एक पूरी चीज़ बिल्ट हुई, उसको उन्होंने ब्लैक एटलांटिस का नाम दिया था, ठीक है। तो ब्लैक एटलांटिक मतलब काइंड ऑफ एक जगह है जहाँ पे अफ्रीकन लोग रह रहे हैं, पर बाकी जगह के लोगों का भी वहाँ पे पूरा पूरा प्रभाव पड़ रहा है, और कैसे चीज़ें जो हैं हिंडर्ड हो रही हैं वो उन्होंने बताया था। उसके बाद दोस्तों इनकी कुछ और बुक्स भी हैं, जैसे कि स्मॉल एक्ट जो 1993 में इनकी बुक आई है, और अगेंस्ट रेस जो 2000 में बुक्स आई हैं। ये भी पॉल गिलोरी की बहुत अच्छी बुक्स हैं एज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन, यानी कि वो बेसिकली ये ब्रिटिश इंग्लैंड के थे, हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। तो ये भी इनकी बहुत अच्छी बुक्स हैं इन्हीं के तहत। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं पॉल गिलोरी की। एक तो ब्लैक एटलांटिक मॉडर्निटी एंड डबल कॉन्शियसनेस जो 1993 में आई है, और दो और बुक्स हैं, स्मॉल एक्ट जो 93 में आई, अगेंस्ट रेस जो 2000 में आई। और ब्लैक एटलांटिक का क्या मतलब है, बेसिकली अफ्रीका में बाहर से जब आके लोग बस गए हैं, अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, कैरेबियन, और वो जो मिक्सिंग हो गई है, जो एक नया एक कल्चर, एक नई जगह
क्रिएट हो गई है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। कैसे अभी मॉडर्निटी हो गई है, हर चीज़ मॉडर्नाइज हो रही है, डबल कॉन्शियसनेस हो गई है, क्योंकि एक ऑलरेडी अफ्रीकन लोगों की अपनी सोच है और एक उनके अंदर बिल्ट हो गई है जब बाहर के लोग वहाँ पे आ रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं। भारत में देख लो, अंग्रेज आए थे, पहले हम धोती पहनते थे, अब हम जीन्स पहनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे हमारे सामने एक और क्रिटिक है, तो ये आपको काइंड ऑफ इंडियन ही लग रहे होंगे। तो ये बेसिकली पाकिस्तान से हैं, ये जो ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड में सेटल हैं। तो कौन है ये? देखो भारतीय ही लग रहे हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान भाई 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 हैं। तो इनका नाम है दोस्तों जियाउद्दीन सरदार। ठीक है, क्या नेम है इनका? इनका नेम है जियाउद्दीन सरदार। तो जियाउद्दीन सरदार दोस्तों बेसिकली लंदन बेस्ड स्कॉलर हैं, मतलब लंदन में ये रहते थे और इन्होंने इस्लाम की फ़िलासफ़ी को पूरा स्टडी किया। जो इस्लाम धर्म है उसकी जो पूरी फ़िलासफ़ी है, उसकी जो पूरी सोच है, उसको स्टडी किया है और फ्यूचर स्टडीज़ की हैं और सोशल रिलेशन को भी इन्होंने स्टडी किया है। तो बेसिकली इस्लाम धर्म क्या कहता है एंड फ्यूचर में आपको किस प्रकार से चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, क्या लग रहा है क्या होगा, एंड सोशल रिलेशन कैसे लोगों के बीच में एक रिलेशन रहता है, संबंध रहता है, उसको उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया है। और आपको पता है जो 100 टॉप ब्रिटिश स्कॉलर थे उसमें भी इनकी जगह थी। तो ये ब्रिटिश से हैं, इंग्लैंड से हैं, लंदन बेस्ड हैं, इस्लाम की इन्होंने स्टडी की है, जियाउद्दीन सरदार इनका नेम है और जो टॉप 100 ब्रिटिश स्कॉलर थे उसमें इनकी जगह मौजूद थी। और इन्होंने इनकी कौन सी बुक्स हैं जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मुस्लिम इन ब्रिटेन, मेकिंग सोशल एंड पॉलिटिकल स्पेस जो 2012 में आया है। ठीक है, मुस्लिम इन ब्रिटेन, कि ब्रिटेन में मुस्लिम किस प्रकार से रह रही हैं एंड कैसे वो सोशल एंड पॉलिटिकल स्पेस में एडजस्ट कर रही हैं, 2012 में इनकी बुक आई है। फिर उनकी बुक है पोस्ट मॉडर्निज्म एंड अदर न्यू इंपीरियलिज्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर जो 1997 में आई है, कि कैसे मॉडर्निज्म के बाद जो पोस्ट मॉडर्निज्म की स्टेज चल रही है, कैसे इंपीरियलिज्म हो रहा है वेस्टर्न कल्चर का। इनकी वेस्टर्न कल्चर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पूरे विश्व में फैल चुका है। जो पश्चिमी सभ्यता है, जो खान पान है, रहन सहन है, पहनावा है, पूरे विश्व में फैल चुका है। ये उनकी बुक आई थी 1997 में। ठीक है, तो जियाउद्दीन सरदार एक आपके ब्रिटिश लंदन बेस्ड स्कॉलर हैं, टॉप 100 स्कॉलर में रह चुकी हैं, इस्लाम की फ़िलासफ़ी पे इन्होंने स्टडी की है और ये उनकी बुक्स के नेम हैं। और कितना अच्छा ना, बुक्स के नेम अगर आप नॉर्मल देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको दोस्तों पता भी चल रहा है कि इसमें किस चीज़ की बात कही गई होगी। और यही खूबसूरती है, मैं हमेशा कहती हूँ जब कभी भी आपके सामने कोई भी बुक का नेम आए उससे बहुत हद तक आइडिया लग जाता है कि आप उसमें क्या कहना चाहते हो। इसके अलावा दोस्तों आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनकी एक और बुक भी आई थी, इंट्रोड्यूसिंग कल्चर स्टडी जो 1994 में आई थी। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग कल्चर स्टडी जो 1994 में आई थी। इसमें ना से नाम से पता लग रहा है इंट्रोड्यूसिंग कल्चर स्टडी की इन्होंने कल्चर स्टडीज को इंट्रोड्यूस किया है। इन्होंने बताया कि अच्छा कल्चर स्टडी में क्या क्या है, तो इन्होंने इसके तहत उन्होंने प्रॉपर हमें 5 पॉइंट्स दिए थे जिसके तहत उन्होंने हमें एक्सप्लेन की थी चीज़ें, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा था कल्चर स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम कल्चर स्टडी पढ़ रहे हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि हमें पता लग सके कि पावर में कैसे कल्चर इफेक्ट करता है। जैसे देखो कहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कौन सी सत्ता में आएगा, पावर में कौन आएगा, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि लोगों के बीच में क्या चीज़ चल रही है, क्या सोच चल रही है, कैसा कल्चर चल रहा है ना। तो वो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया कल्चर स्टडी पढ़ने क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं किसी भी सोसाइटी का कौन मेन पावर में रहने वाला है वो हमें जानने को मिलता है, उसका हमें आइडिया लगता है। दूसरा है दोस्तों एनालिसिस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट वेयर कल्चर मैनिफेस्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। अगेन आपको इससे किसी भी सोसाइटी का सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पता लगता है जो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी को भी मैनिफेस्ट करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कल्चर जहाँ पे है कहाँ पे होगा, जहाँ पे कोई ना कोई सोशल स्ट्रक्चर होगा, कोई ना कोई सोसाइटी होगी, कोई ना कोई लोग होंगे, उनका अपना कल्चर होगा। तो आप सब जानते हैं जो ये सोशल सिस्टम है या सोसाइटी का सिस्टम है या जो पॉलिटिकल लेवल पे हम बात करते हैं राजनीति का सिस्टम है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये इतना आसान नहीं होता है। मतलब आप 1 किलोमीटर के दायरे पे भी आप बदल रहे हो, सोसाइटी चेंज हो रही है, लोगों में पॉलिटिकल एक प्रभाव चेंज हो रहा है, तो उसको भी ये एक्सप्लेन करने में मदद करता है कि कैसे कहीं का सोशल सिस्टम है, कैसे कहीं का पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको हमें समझाने में ये मदद करता है, जो बेसिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स है।
इसके अलावा दोस्तों उन्होंने बताया कल्चर स्टडी से हम स्टडी भी कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म और एक्शन को। यानी कि ये सिर्फ ये नहीं बताता कि अच्छा कहाँ पे कौन सी पार्टी आ सकती है, मतलब प्रॉपर उसको स्टडी करने में, एनालिसिस करने में कि क्यों आएगी, उसका क्रिटिसिज्म देने में कि अच्छा कोई चीज़ क्यों हो रही है, कोई एक्शन क्यों हो रहा है, वो भी बताने में मदद करता है। यानी कि कहीं पे जो पॉलिटिकल पावर है, कौन पॉलिटिक्स में आएगा, कौन सत्ता में आएगा, आप जानते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आने वाली सोसाइटी के लिए। तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्यों आई है, उसका बेस क्या है, आप कैसे एनालिसिस कर रहे हो कि आएगी, इससे आगे क्या हो सकता है, इसकी क्या अच्छी और बुरी बातें, क्रिटिसिज्म, वो सारा समझने में ये हमको मदद करता है। यानी कि डीप लेवल पे बाल की खाल निकालते हुए कहीं का पॉलिटिकल सिस्टम समझने में ये हमारी मदद करता है। उसके बाद क्या दोस्तों, इसने ये कहा कि कल्चर स्टडी प्रॉपर एक्सपोज कर सकता है ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को। यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हैं उनको पूरा खोल के ये रख सकता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे जो कुछ चीज़ें हमें ऊपर ऊपर से दिखाई देती हैं कि अच्छा ये ऐसे है, वो ऐसे हैं, और कुछ चीज़ों को हमें ना पता नहीं चलता कि क्यों हो रही हैं। तो कल्चर स्टडी अगर आपने कहीं की है तो आपको वहाँ की रूट्स पता होंगी, आपको वहाँ का बेस पता होगा। सो डीप लेवल पे आप चीज़ों को पूरा एक्सपोज करके सामने समझ पाओगे, ला पाओगे, तो उसमें हेल्प करता है। साथ में दोस्तों कल्चर स्टडी जो है हमारे एथिकल इवेल्युएशन में हेल्प करता है और सोसाइटी के डायनामिक्स को पढ़ने में मदद करता है। यानी कि जो हमारी एथिकल इवेल्युएशन है, हमारे इथिक्स जो हैं, हमारे जो मॉरल सिस्टम है, उसको इवेलुएट करने में मदद करता है कि अच्छा कहीं पे अगर इस प्रकार से खाना बनाया जाता है, परोसा जाता है, उसके पीछे क्या इथिक्स हैं, क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे हिमाचल में धाम लगती है, जब ट्रेडिशनल फूड मैरिजेस वगैरह में देते हैं तो पत्तल होती है, उस पर बैठ के खिलाया जाता है। पत्तल ना पत्तों की बनी होती है, तो वो उसके पीछे मॉरल वैल्यू क्या है, एथिक्स क्या है कि वो आपके डिग्रेड हो जाएंगे, नेचर से बने हैं, नेचर में डिग्रेड हो जाएंगे, प्लास्टिक के नहीं बने हैं, और लिटरली उस पर खाने का एक अलग ही आनंद आता है। ठीक है, तो दैट इज एथिकल इवेल्युएशन। कहीं का कोई भी जो कल्चर है, उसमें जो भी खान पान है, रहन सहन है, पहनावा है, उसके पीछे कोई ना कोई चीज़ है कि क्यों लोग वैसा कर रहे हैं, तो उसको भी समझने में हमको हेल्प करता है। और एट दी एंड जो सोसाइटी की डायनामिक्स है, जो सोसाइटी में इतने चेंजेस हैं, उसको समझने में ये हमें मदद करता है। ठीक है, सो दोस्तों ये हैं हमारे ज़ियाउद्दीन सरदार, ब्रिटिश लंदन बेस्ड स्कॉलर, जिन्होंने इस्लाम की फ़िलासफ़ी को पढ़ाया, फ्यूचर स्टडीज़ को पढ़ाया, और बहुत अच्छी इनकी बुक्स आई। और इन्होंने प्रॉपर जो इनकी बुक थी इंट्रोड्यूसिंग कल्चर स्टडी, जो 1994 में आई है, उसमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्यों हम कल्चर स्टडी करते हैं, कल्चर स्टडी से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, वो इन्होंने हमें बताया। ठीक है, तो कौन सा क्रिटिक है, कहाँ को बिलोंग करता है, कौन सी बुक है, किस साल आई है, उसमें क्या कहा गया है, कौन सी टर्म किस राइटर ने दी, उसका क्या मीनिंग है, यही सारे प्रश्न आएंगे। नाक आप ऐसे पकड़िए या ऐसे, तो तैयार रहिए। आई होप आपको समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, याद हो रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अब मैं बात करूंगी कल्चर इंडस्ट्री की। आप सोचोगे कल्चर की इंडस्ट्री हाँ, कल्चर की इंडस्ट्री। देखो एक्चुअली ना कल्चर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। कल्चर में आप क्या खाओगे पियोगे, आप क्या पहनोगे, आप कैसा आपका रहन सहन होगा, वही चीज़ें कमर्शियलाइज होती हैं, वही इंडस्ट्रीज़ बनती हैं और लाखों करोड़ों का व्यापार किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, मैं मुस्लिम हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम अ मुस्लिम, सो आई विल लव शरारा गरारा। तो जब कभी ईद आएगी तो वो सब आएंगे और उसका बिल्कुल टॉप लेवल पे, बीइंग अ लेडी आई एम टॉकिंग अबाउट, बहुत बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होगी और बिकेंगे, हाथों हाथ बिकेंगे। अगर मैं हिंदू हूँ तो करवा चौथ का होगा तो उसमें रेड लोग पहनते हैं, नया कुछ पहनना पसंद करते हैं, तो लाल रंग के कपड़े बहुत बिकेंगे। तो भाई कल्चर कोई छोटी चीज़ नहीं है, कल्चर ना एक फुल फ्लैश्ड इंडस्ट्री है। अगर आप कहीं का कल्चर अच्छे से समझ जाएं एंड उसको समझते हुए, उस नीड को पूरा करते हुए कुछ बनाया, तो पूरी इंडस्ट्री है। तो दोस्तों बेसिकली कल्चर इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे ये भी एक पूरी इंडस्ट्री है, ये कॉन्सेप्ट दिया था मार्क्स होकहैमर ने और थियोडार डब्ल्यू एडोर्नो ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। किसमें दिया था ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था अपनी बुक द डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट 1972 में। ठीक है,
सो 1972 1972 में मार्क्स होकैमर और थियोडार डब्ल्यू एडोर्नो की बुक आई थी द डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट। उसमें उन्होंने ये कल्चर इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया और बेसिकली ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के थ्योरिस्ट थे, खुद ये फ्रैंकफर्ट स्कूल को बिलोंग करते थे। तो इन्होंने बताया था कैसे कोई भी जो सोसाइटी है उसमें जो भी कल्चर है, जो मास कल्चर है, जो मैक्सिमम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी के तहत चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, इंडस्ट्री सेटअप की जाती हैं और लाखों करोड़ों अरबों का व्यापार होता है। ठीक है, सो कल्चर भाई तभी तो पढ़ना जरूरी है कि क्या बनाएं जो बिके और आगे बढ़े। कल्चर इंडस्ट्री किन राइटर ने मिलके दी, किन बुक में दी, वो बुक कब आई और इसका मीनिंग क्या है। हो गया ना यार, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अब मैं आपसे बात करूंगी इनकोडिंग और डीकोडिंग की। ठीक है, इनकोडिंग और डीकोडिंग की ये बेसिकली एज अ कॉन्सेप्ट भी मैं आपके साथ लूँगी और साथ में ना ये बेसिकली कुछ राइटर्स ने ही अपने बुक में ये कॉन्सेप्ट दिए थे, ये भी समझाऊंगी, पर यहाँ से लेंगे हम दोस्तों अपनी आने वाली क्लास में। ठीक है, तो आज हमारा कल्चर स्टडी का एक और माइंड ब्लोइंग सेशन कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना कलरफुल कंटेंट है, पूरा क्रिएटिव है, पिक्टोरियल, एंड आई होप जो भी आपको पढ़ा रही हूँ आपके दिमाग में जा रहा है। तो यही कहूँगी, हर लेक्चर को सीक्वेंस में देखना, प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाना, प्रॉपर अच्छे से रिवाइज करना, याद करना, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। और अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, अपने इंग्लिश लिटरेचर यूजीसी नेट सेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये पॉकेट पढ़ाई ऐप है, इसे डाउनलोड कर लो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स जो है मिल जाएगा, इंग्लिश लिटरेचर पे रिवीजन कोर्स भी मिल जाएगा, मतलब जो भी नीड रहती है हम वहाँ पे कोर्स प्रॉपर अवेलेबल आप सबको करवाते रहते हैं। और क्या आप ये सारा स्टडी मटेरियल बुक्स फॉर्मेट में भी चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है हमारे पॉकेट पढ़ाई ऐप पे। ठीक है, पता है दोस्तों मेरे पास बेसिकली वो बच्चे पढ़ने आते हैं जो हिंदी भाषी हैं, जैसे अपने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, हिमाचल, पंजाब, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और इंग्लिश लिटरेचर को समझना चाहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है, और इवन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है 95 to 98% हर साल हमारा सक्सेस रेट रहता है। तो ये आप सबकी ही देन है, आप सबका ही प्यार है। तो ऐसे ही बनाए रखें, पॉकेट पढ़ाई ऐप को पढ़िए, उस पर और अपने सपने पूरे करिए। और कोई भी डाउट हो तो हमारा इवन कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए, हमारी टीम आपको पूरे अच्छे से गाइड करेगी। तो मिलते हैं आने वाले एक ऑसम ब्लॉसम लेक्चर में, आने वाली क्लास में। टिल देन बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, हैप्पी लर्निंग। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पर अस्त व्यस्त ना रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और अपना सपना पूरा करिए। मैं प्रीति मंडियाल, पॉकेट पढ़ाई फाउंडर हूँ आपके साथ, आपके सपने में, आपके टारगेट में। टेक केयर।